हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का कमेंट देखा, लगभग 1000, 1500, 2000 कमेंट सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे हैं। लोग अभी भी कंफ्यूज ही हैं कि वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, किसके लिए वो अप्लाई करें। गाइज एक बात बताओ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल करने का डेट है, ये मुझे पता है, बट ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन क्या 30 अप्रैल तक हम लोग फॉर्म फिल करते ही रहेंगे? और फिर 15 मई के बाद एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। 15 मई से जून के फर्स्ट वीक तक हो जाने एग्ज़ाम। फॉर्म फिल करना ख़त्म किया और सीधा एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे। क्या फ़ायदा होगा ये फॉर्म फिल करके? प्लीज़, अगर आप लोग सीरियस हैं तो इस वीडियो को आगे देखें, नहीं तो आप रहने दें। और सीरियस हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सीरियसली सुने, हर एक कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है EMRS पे, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपके एक एक क्वेरी का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। मुझे किसी भी कैंडिडेट ने एक भी रिक्वेस्ट किया, मैंने उन सब पे वीडियो, अगर मैंने BCA MCA वालों के लिए बनाया तो किसी ने मुझे पूछा मैम आप BCom MCom के लिए बनाओ, मैंने उनके लिए भी बनाया। फिर किसी ने कहा TGT PGT के लिए बनाओ, मैंने उसके लिए भी बनाया। अलग अलग कमेंट्स आ रहे, मैं अलग 2000 वीडियोस तो नहीं बना सकती ना मैं सिर्फ एक फॉर्म फिल करने पे। इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुने, 10 मिनट का टाइम दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस सीरियस हो जाओ, 10 मिनट दे दो, ध्यान से सुन लो, सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर लो, फॉर्म फिल करो। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है। टाइम को वेस्ट करना बंद करो, फॉर्म फिल करो जल्द से जल्द, 1-2 दिन के अंदर ही, और अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट जो आता है कि मैम मेरे पास DED है, BEd नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? पहली क्राइटेरिया, DED वालों क्या है, डिप्लोमा कर रखा है आप लोगों ने, DED वाले, और यहाँ पे PRT के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ये जो स्कूल्स होता है, इस स्कूल में 6 to 12th क्लासेज होते हैं। अब आप बताओ, क्या PRT जब है ही नहीं यहाँ पे तो आप कैसे एलिजिबल हो? इसलिए 6 to 12th के बच्चों की क्लासेज यहाँ पे होती है। इस वजह से यहाँ पे DED वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि PRT का कोई पोस्ट नहीं है, ओनली TGT और PGT का ही पोस्ट है। क्लियर हो गया ये चीज़ कि DED वाले एलिजिबल नहीं है। सेकंड बात करते हैं BEd की। आइदर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर PGT के लिए अप्लाई कर रहे हो, BEd आपके पास होना कंपलसरी है। सिर्फ PGT IT वालों के केस में, क्योंकि वो BTech MTech होल्डर हैं, तो BTech MTech वाले जनरली BEd नहीं करते हैं, इस वजह से उनको छूट दिया गया है। अदरवाइज आप TGT PGT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास BEd होना कंपलसरी है, ठीक है। अब बात करते हैं, कई लोग करते हैं कि BEd अपियरिंग मतलब फर्स्ट ईयर नहीं होगा बिल्कुल भी, आपका फाइनल ईयर होना चाहिए। हाँ जी, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है कि फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, एग्जाम में बैठने के लिए भी आप एलिजिबल हैं। बस काउंसलिंग के टाइम आपके पास BEd के मार्कशीट होने चाहिए, तब तक आपका मतलब जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अब CTET और STET की। CTET और STET का कोई रोल नहीं है PGT के पोस्ट के लिए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। TGT के लिए क्या है, CTET और STET, ये ऑप्शन मतलब CTET आपके पास होना चाहिए। BEd तो कंपलसरी है ही, BEd के साथ आपके पास CTET होना चाहिए। CTET सेंट्रल गवर्नमेंट का है, किसी के पास अगर CTET नहीं है तो वो क्या है, उनके पास STET होना चाहिए, मतलब आपके स्टेट लेवल के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब इन दोनों में आप अपियरिंग भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, बट वहाँ पे क्योंकि अपियरिंग तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो अपियरिंग है, अगर आप कंफर्म है बिल्कुल कि आप पास हो ही जाएंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप चांस मत लीजिए, आप भरिए, 1500 रुपये की तो बात है, बस एक बार फॉर्म फिल कीजिए, अपने फोकस कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, हो क्या पता आप CTET में क्लियर हो जाए और यहाँ पे भी पास हो जाए, तो सरकारी नौकरी तो आपके हाथ में है। CTET और STET दोनों में से एक होना कंपलसरी है, ओके। और CTET अपियरिंग भी बैठ सकते हैं, ये चीज़ भी क्लियर कर लीजिए। डोमिसाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द होल वैकेंसी। डोमिसाइल एक ऐसा रोल है इस वैकेंसी में जिसकी वजह से आपकी रिक्रूटमेंट, आपकी जो इस नौकरी को पाने की चांसेज हैं वो 50% ऑलरेडी ऐसे ही कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले आपकी स्टेट में आ ही नहीं सकते।
तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है यहीं पे कम हो गए। समझ रहे हो आप इस बात को कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं, जो अच्छे सीरियस कैंडिडेट हैं, वो इस स्टेट से उस स्टेट जा ही नहीं सकते। तो आपकी जो चांसेस है 50% वो यहीं पे बढ़ जाती है। आपको बस थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है गाइज। ऐसे ही वैकेंसीज में क्या होता है, जो लोग थोड़ा सा भी सीरियस होते हैं वो लोग मौके पे चौका मार लेते हैं, और जो भगवान भरोसे बैठे हैं कि अरे फॉर्म भर देते हैं, क्या पता नंबर आ जाएगा, किस्मत में होगा, तो फिर आप बैठे रह जाओगे। ऐसा फैक्टर है डोमिसाइल, मतलब आप उस स्टेट के होने चाहिए, और अगर आप हैं, आपके स्टेट में उस सीट के लिए वैकेंसी है, चेक करो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अगर आप एलिजिबल हैं, सी गाइज, फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन बिल्कुल केयरफुली चेक करो, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने हर एक वीडियो में बोला है ये बात कि आप एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक कर लो। एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर क्या आता है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर, पहली तो बात है आप उस स्टेट के होनी चाहिए, दूसरी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या आपके स्टेट में वैकेंसी है, ये चेक कीजिए। अगर वैकेंसी है तब आप अपने आप को उसमें फिट कीजिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग फिट है, मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है, सीटेट है, जो भी है आपके, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को उसमें फ़िट कीजिए। अगर आप फिट होते हैं तुरंत फॉर्म भरिए, फॉर्म का काम ख़त्म, एडमिट कार्ड जब आएगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टीजीटी वालों की बात करते हैं। देखिए टीजीटी के लिए क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, टीजीटी ग्रेजुएशन लेवल पे है। ग्रेजुएशन में एक और इसमें पंगा है, क्योंकि केबीएस एनबीएस वालों की तरह इन्होंने रखा है, तो 3 साल आपके जो पेपर हैं, जैसे मान लीजिए आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट आपके 3 साल में कंपलसरी होना ही चाहिए। इसके साथ बीएड ज़रूरी है, और बीएड के साथ सीटेट, या फिर सीटेट जिसके पास नहीं है वो एस्टेट कर सकते हैं। पीजीटी वालों पोस्ट के लिए क्या है, मास्टर ज़रूरी है और प्लस बीएड, ठीक है। मास्टर होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए। इनका पीआई भी होगा, टीजीटी वालों का पीआई नहीं होगा। पीजीटी वालों का पीआई और जो रिटन टेस्ट है उनके बेस्ड पे बनेगा मेरिट लिस्ट, टीजीटी वालों का सिर्फ रिटन टेस्ट पे बनेगा। आई होप आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया हो। मैं अभी बोल रही हूँ, अगर अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके पूछने से पहले आप हमारे ही चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट है एक ईएमआरएस करके, एकलब स्कूल मॉडल वैकेंसी, हाँ एकलब स्कूल मॉडल वैकेंसी करके होगा, आप देखिए, एक प्लेलिस्ट है, मैं नेम भूल गई हूँ, तो आप देखिए, एकलब मॉडल स्कूल होगा, सॉरी एकलब मॉडल स्कूल वैकेंसी करके प्लेलिस्ट होगा, आप जाइए, उसमें बहुत वीडियो बनाए हैं मैंने, जितने लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया मैंने एक ही रिक्वेस्टेड वीडियो बनाया है, आप चेक कीजिए, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, सारी वीडियोस देख लीजिए, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बस फॉर्म फिल कर दीजिए, और प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए गाइस, बिल्कुल मत टाइम वेस्ट कीजिए। इतना महंगा आप फॉर्म फिल कर रहे हो और टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा होगा, वेस्ट, इसे आप एक तरह से समझिए कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको किसी भी हालत में ये नौकरी पानी है। ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होगा, थोड़ा सा आप सीरियस होकर पढ़ लोगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, टाइम मत वेस्ट कीजिए। वैसे जो वैकेंसी आती है ना, जिनका सडनली एग्ज़ाम्स होते हैं, सडनली पेपर आ रहे हैं, फॉर्म तुरंत ही फिल हो रहा है, ऐसे एग्ज़ाम्स का लेवल आप जो सोचोगे बहुत हाई होता है, बिल्कुल नहीं होता। और जो थोड़े बहुत सोचने वाले कैंडिडेट हैं वो तो वैसे ही पीछे हट जाते हैं, अरे इतना देरी नहीं होगा, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सीरियस हो जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, और फॉर्म फिल करने के बाद सीधा पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, कोई और बातें नहीं, ओके।